हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोटिवेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को सीडीपी की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें कि हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा कि मोटिवेशन क्या होता है। इसके बाद हमने जाना कि क्या जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं और क्या अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से पूरा कवर किया है। तो आइए अब हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ महत्वपूर्ण अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, हाईली इम्पॉर्टेंट ह्यूमन मोटिव्स, यानी कि कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मानव अभिप्रेरक होते हैं। आइए अब हम उनको जानते हैं। पहला है एक्सप्लोरेशन मोटिव एंड क्यूरियोसिटी, यानी कि अन्वेषण अभिप्रेरक, जिसे हिंदी में कहते हैं अन्वेषण अभिप्रेरक एवं उत्सुकता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अन्वेषण अभिप्रेरक एक ऐसा अभिप्रेरक होता है कि ये अभिप्रेरक जो होती है या आवश्यकता जिसके सहारे जो व्यक्ति होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो नई चीज़ों या घटनाओं पर ध्यान देता है। वो ध्यान देता है, यानी कि अन्वेषण अभिप्रेरक एवं उत्सुकता उसे कहा जाता है। यानी कि अन्वेषण अभिप्रेरक एक ऐसा ही अभिप्रेरक या आवश्यकता होती है जिसके सहारे व्यक्ति नई चीज़ों या घटनाओं पर अत्यधिक ध्यान देता है। इसे ही अन्वेषण अभिप्रेरक उत्सुकता कहा जाता है। यानी कि इस आवश्यकता की जो उत्पत्ति होती है वो उत्सुकता अभिप्रेरक व्यवहार से होती है। इसके में कुछ अध्ययन हैं जिसके आधार पर ये बताया गया है, जिसमें कि एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मोंटगोमेरी। 1953 इन्होंने ये बताया है कि अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि जब चूहों को दो ऐसे पथ होते हैं, यानी कि दो पथ हैं, ठीक है, दो पथ हैं, उसमें ऐसे पथ जिसमें कि एक नया पथ, ठीक है, एक नया पथ हो और एक पुराना पथ हो। मान लीजिए ये जो रास्ता है वो नया है और ये रास्ता जो है वो पुराना है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि चूहों को जब दो ऐसे पथ जिसमें एक नया भूल-भुलैया में ले जाता है और दूसरा में क्या होता है कि एक पुराना भूल-भुलैया में उनको ले जाना है, जिसमें कि प्रायः यह देखा जाता है कि उसी पथ या रास्ता को चूहे चुनते हैं जो हमेशा नया होता है। यानी कि नए पथ को चूहे हमेशा ज़्यादा चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषक अभिप्रेरक एवं उत्सुकता ऐसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो नई चीज़ों और नई घटनाओं पर अत्यधिक ध्यान देता है। अगर इसे हम शॉर्ट रूप में समझें तो व्यक्ति, यानी कि जिसमें व्यक्ति नई चीज़ों एवं नई घटनाओं
नई घटनाओं पर अत्यधिक व्यक्ति ध्यान देता है, उसे ही हम अन्वेषण, अभिप्रेरक एवं उत्सुकता कहते हैं। आइए अब हम इसके जो सेकेंड पॉइंट है उसको अब हम देखते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है कार्यान्वयन अभिप्रेरक। सेकेंड पॉइंट है कार्यान्वयन अभिप्रेरक। कार्यान्वयन अभिप्रेरक यानी कि इफेक्टेंस मोटिव। ये क्या होता है? यानी कि कार्यान्वयन अभिप्रेरक जो होता है वो उसे कहा जाता है जिसमें कि जब हम लोग ऐसे वातावरण में अपने आप को पाते हैं जो कि बिल्कुल नया होता है, जो कि बिल्कुल नया होता है, तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति में क्या होता है? तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति में कार्यान्वयन अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। कार्यान्वयन अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। यानी कि व्यक्ति जब बिल्कुल ही नया वातावरण में जब वो अपने आप को पाता है तो व्यक्ति में कार्यान्वयन अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए जब व्यक्ति जो होता है, यानी कि कार्यान्वयन अभिप्रेरक के कारण ही व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न प्रकार का वो अनुसंधान करता है। आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान होते हैं, नए नए खेल या नई नई किताबें जो लिखी जाती हैं, नई नई किताबें जो लिखी जाती हैं, फिर नए नए मकान का निर्माण होता है, नए प्रकार के मकान का देखते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन के मकान जो निर्माण होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कार्यान्वयन अभिप्रेरक के कारण ही होती हैं। यही एक कारण होता है कि कार्यान्वयन अभिप्रेरक का महत्व जो होता है वो हमारे सामाजिक जीवन में काफ़ी इसका महत्व होता है। हमारे सामाजिक जीवन में कार्यान्वयन अभिप्रेरक का काफ़ी महत्व होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अन्वेषण आवश्यकता का संबंध कार्यान्वयन अभिप्रेरक है ना, कार्यान्वयन आवश्यकता से सीधा होता है, क्योंकि कार्यान्वयन आवश्यकता के कारण ही व्यक्ति में अन्वेषण की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए जब घर का निर्माण होता है तो विभिन्न प्रकार के देखते हैं कि विभिन्न डिजाइन का घर होता है, या कुछ नई बुक्स जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की बुक्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पर बार बार उस पर किताबें लिखी जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के बुक्स लिखे जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो कार्यान्वयन आवश्यकता से इसका पूरा संबंध होता है। और ये दोनों तरह के जो आवश्यकता हैं, यानी कि दोनों तरह के आवश्यकता हैं, जैसे कि हमने अभी देखा जो दोनों तरह की आवश्यकता हैं, यानी कि अन्वेषण अभिप्रेरक और कार्यान्वयन आवश्यकता, ये दोनों जो होते हैं, यानी कि दोनों तरह की आवश्यकता के सहारे ही, इन दोनों तरह की आवश्यकता के सहारे ही व्यक्ति में आत्मसिद्धि अभिप्रेरक अधिक मजबूत होता है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मानव अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है, जो कि व्यक्ति में एक तरीके के महत्वपूर्ण अभिप्रेरक होते हैं, जिसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है व्यक्ति का
लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि व्यक्ति का आकांक्षा स्तर। व्यक्ति का आकांक्षा स्तर क्या होता है? यानी कि व्यक्ति का आकांक्षा स्तर उसे कहते हैं जिसमें कि व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कितना उसमें जो आकांक्षा का जो स्तर है वो कितना होता है। मान लीजिए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मेडिकल का छात्र है, एक मेडिकल का जो छात्र है वो क्या है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। मेडिकल का छात्र को डॉक्टर बनना है, और इसमें क्या है कि जो छात्र है वो एग्ज़ाम देता है, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने एग्ज़ाम दिया मेडिकल की, और एग्ज़ाम में क्या हुआ कि वो फेल हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम में जब वो फेल हो जाता है तो उसका क्या है कि आकांक्षा जो स्तर है वो कमी हो जाती है। किसी छात्रों में आकांक्षा का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति लगातार असफलता के कारण उसमें आकांक्षा स्तर की कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी छात्र एक जैसे ही होते हैं, या सभी छात्र ऐसे होते हैं जो एक ही बार में एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मान लीजिए वो अपने एग्ज़ाम को अगर फ़ेल भी कर जाते हैं, मान लीजिए अगर फ़ेल भी कर जाते हैं तो फिर से वो प्रयास करते हैं। वो फिर से वो प्रयास करते हैं कि इस बार जो कमी हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में रह गई है उसको हम कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि इनका जो इरादा होता है वो और भी पक्का हो जाता है, और इस पक्के इरादे के साथ वो अपनी तैयारी को फिर से जारी रखते हैं, और अंत में क्या होता है कि इनको सफलता प्राप्त हो जाती है। अंत में इससे क्या होता है कि इन्हें सफलता प्राप्त होती है। वैसे भी ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम इंसान एक ही बार में क्वालिफ़ाई कर जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कितनी बार एग्ज़ाम दिया है और फिर भी वो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हमें करना है कि हम हताश हो जाएं और निराश हो जाएं और फिर हम पढ़ना ही छोड़ दें, बल्कि हमें अपनी तैयारी को और भी ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए, ताकि जो चीज़ की अगर कमी रह गई है तो उसको फुलफ़िल करके हम सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इसे ही आकांक्षा का स्तर कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ एनिमल ड्राइव, यानी कि पशुओं का प्रनोदन की मापन जो होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि पशुओं में जैविक अभिप्रेरक का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। जो पशु होते हैं, पशुओं में जैविक अभिप्रेरक यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होती हैं इनके लिए इसमें काफ़ी महत्व होता है, जिसमें कि सामाजिक अभिप्रेरक जो होते हैं उससे की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है जैविक अभिप्रेरक में जो अभिप्रेरक पशु और मनुष्य के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताया है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, वो क्या है, पहला तो है भूख, दूसरा है प्यास और तीसरा है काम। तो ये तीनों जो हैं वो एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक हैं, और पशुओं के इन अभिप्रेरकों की माप के लिए कुछ विशेष विधियों का वर्णन किया गया है। आइए अब हम उनको डिटेल से समझते हैं। पहला है क्रिया चक्र विधि, यानी कि एक्टिविटी व्हील मेथड। इसमें क्या होता है, यानी कि क्रिया चक्र विधि, इस विधि में क्या है कि इस विधि में पशुओं का प्रनोद यानी कि उनकी जो ड्राइव है, ठीक है, उनकी ड्राइव को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का चक्र की तरह क्या होता है कि एक पिंजड़ा बना होता है। चक्र की तरह एक पिंजड़ा बना होता है,
और पिंजड़े का जो आकार होता है, पिंजड़े का जो आकार होता है वो एक चक्र के समान होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। देखिए ये फिगर है, इस फिगर को क्रिया चक्र, इस फिगर का नाम है क्रिया चक्र, क्रिया चक्र भूल भुलैया, क्रिया चक्र भूल भुलैया। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए कि पिंजड़े का आकार का एक चक्र बना हुआ होता है, ठीक है, और ये जो होता है वो पिंजड़े के आकार के जैसा होता है, जिसमें क्या है कि इसमें चूहे की जो प्रनोद है, यानी कि चूहे की जो नीड है, यानी कि उसकी जो आवश्यकता है, इसके मापन के लिए इसे तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि एक भूखा और प्यासा, मान लीजिए एक चूहा है, ठीक है, ये चूहा है, फिगर उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाना ये एक चूहा है, ठीक है। इस चूहे को क्या है कि इसे भूख या प्यास को यदि पिंजड़े में छोड़ दिया जाए, ये चूहा तो भूखा और प्यासा है, और इसको हम इस पिंजड़े में अगर छोड़ देते हैं तो ये उसमें क्या है कि वो क्रियाशीलता करेगा। पहले क्या करेगा, वो तो इधर उधर कुछ घूमेगा, इधर उधर अपना टहलेगा, देखेगा कि इसमें क्या हो रहा है, आखिर वो उसमें कुछ तलाश करने की कोशिश करेगा। फिर इसमें जिसमें ये देखा जाएगा कि चक्र पिंजड़े में एक घूर्णन गति होती है। ये जो पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक घूर्णन गति होती है, जिसमें कि एक चक्र लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें कि एक घूर्णन गति होती है, ठीक है, इसमें घूर्णन गति होती है। अगर चूहे में भूख जब इसको अधिक लगेगा या प्यास इनको अधिक लगेगी, तो वैसी अवस्था में क्या होगा कि पिंजड़े में घूर्णन गति काफ़ी अधिक होने लगेगा। जब इसे भूख या प्यास लगेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जब इधर उधर जब उछल कूद करेगा तो क्या है कि ये ज़ोर ज़ोर से घूमना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि यानी कि इसकी क्या है कि इसे मापा जा सकता है कि जो चूहा है वो किस तरीके से पिंजड़े में इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रनोद क्या है, इसकी प्रनोद है भूख, उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, उसे भोजन चाहिए या पानी चाहिए, इसकी तलाश में क्या है कि वो इधर उधर कूदता है। तो इसे ही क्रिया विधि कहा जाता है कि क्रिया एक नीड जो होती है, नीड किस तरीके से किसी को क्रिया एक्टिविटी करने के लिए अभिप्रेरित करती है, इसे ही क्रिया विधि कहा जाता है। लेकिन इस क्रिया विधि का एक दोष ये भी बताया गया है कि इस क्रिया विधि में जो बड़े पशु जो होते हैं, यानी कि बड़े पशुओं के लिए ये आवश्यक इतना उपयोगी नहीं साबित हो पाया है, क्यों, और ना ही उसके द्वारा उनकी नीड को मापा जा सकता है। और इसमें जो चूहे या खरगोश पर जो प्रयोग किया जाता है, वो सिर्फ उनके भूख और प्यास की जो आवश्यकता होती है उसको ही मापा जा सकता है। इनकी जो काम इच्छा होती है इसका मापन इसमें नहीं किया जा सकता है। इस विधि की ये प्रमुख दोष है। आइए अब हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं। दूसरा है अवरोध विधि। अवरोध विधि क्या होता है? तो अवरोध विधि जो होता है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मेथड, इसमें क्या होता है कि ये जो मापने की जो विधि है ये एक दूसरी विधि है, यानी कि ये सेकेंड मेथड है। पहला मेथड था क्रिया चक्र विधि, सेकेंड मेथड है अवरोध विधि। इस विधि द्वारा यानी कि इस विधि के द्वारा जो नीड होती है यानी कि आवश्यकता को मापने के लिए एक बॉक्स का निर्माण किया जाता है, जिसे कि यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं। देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर का निर्माण किया जाता है और इस बॉक्स का नाम क्या है? तो इस बॉक्स का नाम है अवरोध बॉक्स। अवरोध बॉक्स। अब अवरोध बॉक्स किसे कहते हैं, आइए अब हम इनको जानते हैं। अवरोध बॉक्स में क्या होता है कि इस बॉक्स में क्या है कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दो डब्बा इस तरीके से बना हुआ है। एक को प्रवेश डब्बा यानी कि जो यहाँ डी लिखा हुआ है ये प्रवेश डब्बा है, जिसमें कि कोई प्रवेश कर सकता है। और
जिसमें कि प्रवेश करेगा और जिसके द्वारा पशु डिब्बा ए में आता है। यहाँ से वो प्रवेश करके क्या है कि वो डिब्बा ए में प्रवेश कर जाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। और ए और बी डिब्बे को जोड़ने वाला, ए और बी डिब्बे को कौन जोड़ी हुई है, तो ये सी जो है वो ये दोनों डिब्बे को जोड़ी हुई है, जो कि लोहे की जाल से बनी हुई है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये लोहे की जाल से ये बनी हुई है, जो एक रास्ता के जैसा है। जब पशु लक्ष्य बॉक्स यानी कि बी तक पहुंचना चाहता है, पशु तो यहाँ पर प्रवेश करेगा, फिर उसका लक्ष्य क्या है कि वो बी बॉक्स में प्रवेश करेगा। तो इसको प्रवेश करने के लिए तो उसे इस जो जाल बना हुआ है लोहे का, इसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो उस लक्ष्य बॉक्स में रखे यानी कि प्रोत्साहन तक पहुंचने में एक अवरोध यानी कि एक बाधा को उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि बीच में बिजली का झटका इसमें दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो चूहा होता है वो कहीं ना कहीं उससे आघात पहुंचती है। जैसे ही वो इसमें प्रवेश करता है, वो इसमें जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसे आघात पहुंचती है और इस बिजली के आघात से वह जाली से होकर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसे लक्ष्य बॉक्स में रखे प्रोत्साहन तक पहुंचने में एक अवरोध उत्पन्न होती है। अगर जो चूहा है वो उत्पन्न आवश्यकता या प्रणोद की प्रबलता उसमें अधिक होगी, तो क्या होगा कि जितना भी अवरोध किया जाए उसके बाद भी वह इस बॉक्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर उसकी आवश्यकता नीड इतनी अधिक होगी कि वो भूख से एकदम मरा जा रहा है, उसे भोजन चाहिए तो चाहिए, उस समय व्यक्ति क्या करता है, ना तो वो कुछ सोचता है ना वो कुछ समझता है, बस उसे कैसे भी भोजन चाहिए। तो क्या करेगा, वो इस बिजली के झटके को बर्दाश्त करते हुए वो इस बॉक्स बी में आ जाएगा और भोजन को प्राप्त करेगा और उसकी जो आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति कर लेगा। तो इस तरीके से जो अवरोध बॉक्स है, इसमें क्या है कि बीच में अवरोध उत्पन्न किया जाता है बिजली का झटका देकर, ताकि उसे अवरोध उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो अपने लक्ष्य को पाने में। तो इसका ये सेकेंड पॉइंट है। आइए अब हम इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट है पसंद विधि, प्रीफरेंस मेथड। इस विधि में क्या होता है कि जो पशु होता है, इस विधि में जो पशु जो होते हैं, पशुओं में एक ही साथ दो आवश्यकता, मान लीजिए पशु है, इसके साथ ही इन्हें दो आवश्यकता ए और बी, इन दोनों को उत्पन्न कर दिया जाता है, दोनों को उत्पन्न कर देते हैं और पशुओं को इन दोनों आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले कुछ प्रोत्साहन उनको दिया जाता है कि ताकि वो इससे संतुष्ट हो सके। और दोनों तरह के प्रोत्साहन में से पशु क्या करता है, जिसको ज़्यादा पसंद करता है उसको उससे संबंधित वो अधिक प्रबल माना जाता है। मान लीजिए उसे भूख की आवश्यकता है, मान लीजिए यहाँ भूख है, यहाँ पर उसे भूखा है, तो यहाँ मान लीजिए भोजन है, यहाँ भोजन रखा हुआ है और यहाँ पानी रखा हुआ है। तो ये पशु को मान लीजिए अगर भूख लगी है, उसे भोजन चाहिए, तो क्या करेगा, वो जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है उसकी ओर वो जाएगा, है ना कि वो पानी की ओर आएगा, वो भोजन की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि उसे भूख की आवश्यकता होती है। तो जिस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद करता है उसको उसके प्रति वो अधिक प्रबल माना जाता है। तो इस तरीके से हम एक प्रयोग के रूप में भी ये बताया गया है कि मान लीजिए एक बिल्ली को 30 घंटे से भूखा और प्यासा रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक बिल्ली है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये एक बिल्ली है। मेरी फिगर उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये एक बिल्ली है। ठीक है, आप फिर इसे समझेंगे। ये एक बिल्ली है। ये बिल्ली क्या है कि इस बिल्ली को 30 घंटे से भूखा रखा गया है, 30 घंटे से भूखा रखा गया है और इसके साथ ही साथ इसको 35 घंटे से प्यासा भी रखा गया है इस बिल्ली को। ठीक है, इसके बाद इसके सामने, इस बिल्ली के सामने क्या है कि भोजन रख दिया जाता है। इस बिल्ली के सामने भोजन और पानी, इन दोनों को रख दिया जाता है। और तब बाद में क्या है कि दोनों को जब उपस्थित किए जाते हैं तो बिल्ली पहले क्या करती है, पहले वो पानी को पीती है।
ठीक है, पानी पीकर वो पहले अपने प्यास को बुझाती है। तो इसमें क्या हुआ कि बिल्ली को इसमें भोजन से ज़्यादा, बिल्ली को क्या है कि इसमें भोजन से ज़्यादा उसको पानी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो उसे प्यास अधिक लगी है। भूख जो उसकी है वो 30 घंटे की है, लेकिन प्यास जो उसकी है वो 35 घंटे की है। तो जिसकी मात्रा अधिक है उसकी ही आवश्यकता उसको अधिक होगी और उसी चीज़ को वो अधिक पसंद करेगा। तो इसे ही पसंद विधि कहा जाता है। इसे हम कुछ और भी बहुत सारे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अगर किसी को पसंद करते हैं और उसके अलावा आपके सामने कोई अगर अदर इंसान आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अदर इंसान भले ही कितना ही देखने में सुंदर हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, वो क्या है कि वो उसी इंसान को पसंद करेगा जिसको कि वो पसंद करता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो ये क्या हुई, ऐसा तो नहीं है ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं, इसे एक लड़की को चूज़ करना है कि दोनों में उसे कौन चाहिए। तो वो क्या करेगी, एक तो ये है जिससे कि वो प्यार करती है और एक वो है जो काफ़ी टैलेंटेड है, ठीक है, ये काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी रिच है और काफ़ी स्मार्ट भी है। ये सारे इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो इसी को पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पसंद विधि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। पसंद विधि क्या कि वो उसको प्यार करती है, इसलिए वो इसको पसंद कर रही है। और ये भले ही इसमें कितने सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही है, इस बेचारे की तरफ। तो इसमें क्या हो गया, तो इसे ही पसंद विधि कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड मतलब कि सीखना विधि। सीखना विधि क्या होता है, यानी कि सीखना विधि के सहारे भी आवश्यकता की प्रबलता को मापा जाता है, ठीक है। सीखना विधि के सहारे भी आवश्यकता की प्रबलता जो होती है, इसका मापन इसमें किया जाता है और तत्परता के आधार पर इसे मापा जाता है। तो इसे किसके आधार पर नापा जाता है, तो तत्परता के आधार पर, ठीक है। तत्परता के आधार पर ही इसकी प्रबलता यानी कि इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसको मापा जाता है, ठीक है। इसके स्ट्रेंथ को मापा जाता है। जैसे कि यदि पशु द्वारा सीखने के लिए तत्परता होती है, तो ये समझा जाता है कि उसमें आवश्यकता की प्रबलता होगी। मान लीजिए यहाँ एक पशु है, ठीक है, और इस पशु में सीखने के लिए तत्परता होती है। पशु में सीखने के लिए उसमें तत्परता होती है। तो इनकी तत्परता को देख करके ये समझा जाता है कि उसमें आवश्यकता की प्रबलता होगी, उसमें आवश्यकता की प्रबलता होती है, क्योंकि अभिप्रेरक यानी कि मोटिवेशन के अभाव में सीखने का कार्य अधिक तत्पर संभव होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है, तो क्या है, आप उसके प्रति अधिक तत्पर होंगे कि हमें वो चीज़ चाहिए। तो यही होती है एक तरीके से सीखना विधि, जिसमें कि एक मनोवैज्ञानिक हैं मैककिंटोश। एक मनोवैज्ञानिक हैं मैककिंटोश 1974। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है। इन्होंने पहले तो कुछ 3 समूह तैयार किए, ठीक है। पहला समूह जिसमें कि है पहला समूह, फिर है दूसरा समूह, यहाँ पर है दूसरा समूह, और यहाँ है तीसरा, यहाँ पर है तीसरा समूह।
इसमें क्या होता है कि पहला समूह अत्यधिक भूखा, ये अधिक भूखा है और भूखा के साथ साथ इसे अधिक प्यास भी लगी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा समूह है वो भूखा तो बहुत है, ये भूखा बहुत है परंतु इससे प्यास जो है वो थोड़ी सी लगी है, यानी कि इसको भूख ज़्यादा लगी है और इसे पानी यानी कि प्यास कम लगी है। और जो तीसरा समूह है वो प्यासा तो बहुत है, इसे प्यास ज़्यादा लगी है, इसे प्यास बहुत है इसको, लेकिन क्या है कि इसमें भूख कम है, इसे उतनी भूख नहीं लगी है। और इस प्रयोग में तीनों तरह के जो समूह हैं इसको एक तरीके से भूल भुलैया में बारी बारी से दौड़ना सिखाया जाता है, ठीक है। इसे भूल भुलैया में बारी बारी से दौड़ना सिखाया जाता है, जिसमें कि प्रयोग में ये देखा जाता है, ये जो प्रयोग था वो ये प्रयोग कुल 18 दिन तक किया जाता है, जिसमें कि प्रथम 9 दिनों में तीनों समूह के जो चूहों को सिर्फ क्या है कि इनको ठोस आहार दिया जाता है, और अंतिम के 9 दिन अंतिम के जो थे उसमें सिर्फ उनको पानी दिया जाता है, और इस प्रयोग का परिणाम में ये देखा जाता है कि प्रथम के 9 दिनों में, ये प्रथम के जो 9 दिन हैं इन 9 दिनों में पहला समूह जो काफ़ी भूखा था, यानी कि पहला जो समूह है ये समूह जो काफ़ी भूखा था और इसको प्यास भी काफ़ी तेज़ी से लगी थी, तो ये किसी चीज़ को अधिक तेज़ी से सीखता है। क्योंकि उसमें इस चीज़ की काफ़ी आवश्यकता है, भूख और प्यास की उनको काफ़ी आवश्यकता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो सीखने की जो क्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। अगर मान लीजिए हमें एक तरीके से जब रिवॉर्ड के द्वारा बच्चों की लर्निंग कराई जाती है तो बच्चे क्या है कि वो तेज़ी से सीखते हैं, बच्चे को ये कहा जाता है कि अगर आपने एग्ज़ाम में 100 में से अगर 90 नंबर आपने ले आया तो क्या है कि आपको एक मेडल मिलेगा, ठीक है, एक प्राइज़ मिलेगा, ये मेडल है, एक प्राइज़ मिलेगा। तो बच्चा क्या है कि वो जी जान लगा करके मेहनत करता है, वो प्रयास करता है, क्योंकि वो क्लास में मेडल को प्राप्त करना चाहता है, ये इसकी आवश्यकता है, जो उसे सीखने की जो क्रिया है इसकी उसमें तेज़ी ला देती है कि बच्चा और भी मेहनत करता है, कि वो और भी मेहनत करे ताकि क्लास में वो अव्वल स्थान से पास हो और वो इस मेडल को प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या है कि सीखने की जो क्रिया है में एक तरीके से तेज़ी आती है, तो जो आवश्यकता होती है वो सीखने की क्रिया में तेज़ी लाती है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि पशु प्रणोद माप यानी कि मेज़रमेंट ऑफ एनिमल ड्राइव्स जो हैं, इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से जो पशुओं पर किस तरीके से देखा गया है कि किस तरीके से उनमें ड्राइव्स होती हैं, यानी कि किस तरीके से आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वो किसी कार्य को सीखते हैं, किसी कार्य को करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पशु प्रणोद माप को पूरा कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मानव किस तरीके से अपने अभिप्रेरक की पूर्ति करता है, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट की प्रिपरेशन इसमें कराई जाती है, जिसमें कि सीडीपी को हम पूरे डिटेल से कवर कर रहे हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंट्स जो थ्योरी हैं उसको मैं डिटेल से करवा रही हूँ। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बीच में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड
एंड अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और जितना से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।